सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। और बहुरिया कैसी हो? हाँ, ठीक हो? हाँ बुआ, हम खुश हो? अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि तुम लोगों का तो दिन है आज, युवा दिवस मनाया जा रहा है ना? भाई युवा दिवस तो है ही। हाँ। और युवा तो दिल से होता है ना बुआ। अच्छा, जो दिल से युवा है वो युवा है। तो यानी कि जिसके में भी कह सकते हैं ना कि जिंदगी के प्रति एक उत्साह बना हुआ है, हाँ, ऊर्जा है, वो युवा है। और बस शक्ति की बात है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना दम। और भाई देखो, ऐसा है ना कि ये सब चीजें तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ फिर बात आ जाती है कि इसकी भी एक सीमा होती है ना। बिल्कुल सही बात बुआ। इसीलिए कभी कभी जब हम मजाक करते हैं तो शब्दों का जरूर ध्यान रखें, और इस बारे में हम बातें भी करेंगे कि कभी कभी जो ये मजाक है ना भारी भी पड़ जाते हैं। तो भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण आज का विषय है, मजाक कहीं भारी न पड़ जाए, तो इस पर बात करेंगे। और आज कहाँ घुमाने ले चल रही हो? हम आज चलेंगे केदारनाथ। पता है एक बात तो है, जब से सर्दी क्या शुरू हुई है तुम लोग सारी ठंडी ठंडी जगह पर ले चल रही हो, ताकि वहां जब आइसक्रीम खाई जाए तो पिघले नहीं, ऐसा? बिल्कुल बुआ। वैसे भी ना सर्दियों का जब जिक्र होता है ना तो अलग ही एक मतलब क्या कहना चाहिए, अलग ही एक शरीर में सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। तो ऐसी जगहों में घूमने का मजा ही अलग है। श्रोताओं को भी ले चलते हैं भाई। तो चलो ठीक है। और वो दिन याद करो, मैं वो दिन तुम भी याद कर लो कि जब बच्चे ने पहली बार तुम्हारा नाम लिया या पहला कोई शब्द बोला तो कैसे पूरे घर में खुशहाली हो जाती है ना? आप बोले बुआ, वो जो एहसास है ना उसको शब्दों में नहीं बता सकते। यहाँ तक कि हमारे बहुत से श्रोता हैं, उन्होंने लिखा भी है, बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं कि क्योंकि वो जो एहसास है ना वो हमेशा के लिए याद रह जाता है ना। तो आज उन्हें भाई शब्दों में पिरोना पड़ेगा हमारे साथियों को। तो भाई आप हमारे फेसबुक के माध्यम से जुड़िए और बताइए कि कैसे किस बच्चे ने कौन सा शब्द पहले बोला। फिर कभी कभी ये भी होता है, अगर बुआ बोल दिया तो चाचा नाराज हो जाते हैं कि लो, और बुआ बड़ी खुश हो जाती है कि भाई बुआ बोल दिया। फिर बहुत सारी उसके संग कहावत भी जुड़ी हुई है। लेकिन आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो हम सभी दोस्तों को ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, और सभी जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है ना? तो भाई आज जो है वो युवाओं में जोश भर देने वाले जो महान विचारक थे स्वामी विवेकानंद, उनकी आज जयंती है। और इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को। और जैसा कि सभी को पता ही है कि 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इसीलिए आज के दिन को पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और घोषणा की गई 1984 में, और इसकी शुरुआत हुई 1985 से। तो इनके आदर्श और विचार जो है वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं प्रसिद्ध है और प्रेरणाप्रद है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है वो। और समय समय पर, बल्कि हम सब भी जब भी कोई बात होती है तो जरूर उनका नाम याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं। एक तरह से लगता नहीं कि बहुत चमत्कारिक सा व्यक्तित्व है, चुंबकीय आकर्षण था, और जो उनके ज्ञान का या उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का तेज जैसे उनके चेहरे पर दिखाई देता था, है ना? हमने तो फोटो ही हम लोगों ने देखी है, लेकिन एक लगता है कि हाँ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। और बुआ जी उन्हीं के शब्द हैं कि मनुष्य का संघर्ष जितना कठिन होगा उसकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। यानी कि किसी भी चीज को पाने के लिए हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, और जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना बड़ा आपका संघर्ष। तो ऐसे महान विचार और ऐसे जोश देने वाले ऐसे जो महान हैं, तो है ही कि उनके व्यक्तित्व की बात ही कुछ अलग रही होगी ना। तो हम जो सिद्धांतों की भी बात कर रहे थे उसके बारे में, जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य, मतलब सभी के वो ज्ञाता थे, मर्मज्ञ थे और एक चिंतक थे। और इसीलिए तो सब भाई जाहिर है कि हर कह सकते हैं ना दिशा के लोग, हर विधा के लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। और बहुत सारी उनकी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथियों ने भेजी भी हैं। तो लिखा है कि साथियों, आज युवा दिवस के मौके पर हम सभी न सिर्फ उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दें, बल्कि हम उनके दिए ज्ञान, बातें, सीख और चरित्र के एक छोटे से हिस्से को अपने जीवन में भी उतारें। यदि हम सभी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के छोटे से हिस्से को भी अपने जीवन में उतार दें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वीर, लक्ष्य प्राप्ति से पहले तुम रुकना मत, सत्य के पथ पर चलना, झूठ के आगे झुकना मत। क्या बात है। और ऐसे ही हमारे श्रोता ने और भी लिखा है बुआ, कि वो लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण होता है।
शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता का घोषणा पत्र है। आप युवा हैं, दुर्गुणों से दूर रखें, अपने अंतर मन को मार्गदर्शन दीजिए, खुद को विचारों से मजबूत रखें, जोश के साथ होश रखें, परिपक्व विचारों वाले बने, केवल बातों का बादशाह न बने, कर्म भी वैसा ही करें। तो देश की महान चिंतक, दार्शनिक, युवा शक्ति और सोच के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि युवाओं की अहम भूमिका होती है राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि राष्ट्र का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। देश की युवा शक्ति और युवा मस्तिष्क को सलाम। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। तो भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे बुआ ये तो बात है ही, और दूसरी चीज ये भी है कि जो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो तो ये जो आपने बताया कि थे ही इन सब चीजों में, साहित्य के ज्ञाता थे, दर्शन के ज्ञाता थे, लेकिन इसके साथ साथ ना वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान रखते थे जी। और ऐसा लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि तीसरा नेत्र खुल जाना, ऐसा लगता था कि मतलब इतनी उनकी आयु कम थी, इतनी कम उम्र में उन्होंने यहाँ से मतलब अलविदा कह दिया इस संसार को, लेकिन उसके बाद भी हर विधा में पारंगत थे। और जाहिर है कि अगर उनके बचपन की बात करें तो उनका नाम वैसे सभी को पता है, नरेंद्र नाथ दत्त था, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। और ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य कि गुरु जिसकी इच्छा करे कि ये शिष्य हमें फिर मिले, वो इंतजार करे। आमतौर पर क्या होता है कि शिष्य प्रतीक्षा करते हैं कि गुरु के पास जाने के लिए, और ये ऐसे शिष्य थे कि गुरु चाहते थे कि कब आ जाए, नरेंद्र आ जाए, है ना। तो इस तरीके के व्यक्तित्व होता है। और ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ों पर उनके, जैसे कि अगर हम इंद्रिय निग्रह की बात करें तो वो भी उनके में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त संयम था कि वो तो कहते थे कि भाई जाहिर है कि आपको नाक में ठंड नहीं लगती है, फिर पूरे शरीर में कैसे लगती है ठंड। अच्छा। तो ये भी तो खुला है आपके शरीर का हिस्सा। तो ये सब सोच की बात है। कुछ इसी तरह से जैसे समंदर के किनारे लोग ऐसे बॉल उछाल के उस पर निशाना लगा रहे थे, उन्होंने गए, सब लोग प्रयास कर रहे थे, कभी लग रहा था कभी नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा ये तो 1 मिनट का काम है, तो बस उन्होंने लगाया, क्योंकि बस उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और लग गया। क्या बात। तो इस तरह से मतलब व्यावहारिक रूप से जो करना वो बहुत बड़ी बात है, वाकई वो हम उनसे सीख सकते हैं। हाँ, और एक जो श्रोता है उन्होंने ये भी लिखा है कि उनसे हमें ये शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण होता है। और उन्होंने बहुत से और भी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि देश के महान चिंतक, दार्शनिक, युवा शक्ति और सोच के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने दी ही है। और ये तो सच है ही बुआ कि स्वामी जी ने जो कुछ भी लिखा है वो हमारे लिए हितकर है। एक और महत्वपूर्ण बात है ना। हाँ, उन्होंने ये भी लिखा है कि ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, भाई बता दें कि खुद की शक्तियों को जानकर उसका उपयोग अपने भविष्य को बनाने में करने का मंत्र स्वामी जी ने दिया। उन्होंने कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, केवल उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, यही सफल होने का रास्ता है। बुआ जी, हाँ। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि युवा दिवस पर अगले 1 साल के लिए एक विशेष स्लोगन या थीम तय की जाती है। फिर पूरे साल उसी थीम के अनुरूप युवाओं के विकास की रूपरेखा तय की जाती है। इस साल सन 2023 की थीम है विकसित युवा, विकसित भारत। और भारत दुनिया की सबसे युवा देश है और पूरी दुनिया की इस युवा आबादी में अकेले भारतीय युवा 21% हैं। तो ये उन्होंने जानकारी दी है। बिल्कुल सही बात है। और सच बात है कि थीम इसीलिए होती है कि हम विकसित भारत देखें। और हर जैसे कि होता ही है ना कि हम चाहते भी हैं कि विकसित युवा होगा तो जाहिर है कि हमारा देश भी विकास की ओर और तेजी से आगे बढ़ेगा। हाँ। तो ये युवाओं के लिए आह्वान है। और तुमने तो पहले ही कह दिया मन्नू बौरिया कि जो दिल से युवा है वो युवा है, तो सभी युवा हैं, तो बन जाइए युवा। जी हाँ। और बुआ अब घूमने चले। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव की नगरी केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक। केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि ये केदार नामक पर्वत पर विराजमान है, ऐसा माना जाता है। सतयुग से उपमन्यु ने इसी स्थान पर भगवान शंकर की आराधना की थी। द्वापर में पांडवों ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। केदार पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिससे मंदिर के कपाट कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। हाँ। केदारनाथ धाम
पवित्र स्थली ही रही है। पंच केदार में से एक है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर माह के मध्य खुलता है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। हाँ, और मंदाकिनी ही नहीं बुआ, ये 5 नदियों का संगम होता है यहाँ पर। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा और सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इनमें से कुछ जो है वो उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन अलकनंदा की जो सहायक नदी है मंदाकिनी नदी, वो आज भी है जी। तो इस तरह से है ये केदारेश्वर धाम। और यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ होती है और बारिश में बहुत पानी गिरता है। हाँ। तो ये उन्होंने तो हमारे श्रोता ने बताया। हाँ, बिल्कुल कठिन है, इसलिए हमारे श्रोता ने भी बता दिया कि ये कब से कब तक खुलता है। जी हाँ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जब आप वहां जाएं तो। हाँ, ऐसे समय न जाए कि कपाट बंद रहे। बिल्कुल। वैसे ये पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। पत्थरों का नाम क्या है मन्नू बबलिया? ये शिलाखंड जो है भूरे रंग का है और ये जो मंदिर है बुआ जी, ये 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। विशालकाय छत है, एक ही पत्थर की बनी हुई है और 85 फुट ऊंचा है और 187 फुट लंबा है और 80 फुट चौड़ा है ये केदार मंदिर। और इसकी दीवारें जो है वो 12 फुट मोटी है, बेहद खूबसूरत पत्थरों से बनी है। और ये आश्चर्य है बुआ कि इतने भारी पत्थरों इतनी ऊंचाई पर लाकर और उसको तराश कर मतलब सोचो कैसे मंदिर बनाया गया, वाकई बड़ी बात है। और खासकर विशालकाय छत जो है खम्भों पर रखे हैं। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का एक इस्तेमाल किया गया है। ये मजबूती और तकनीकी ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में मदद करता है ना। और देहरादून के एक जियोलॉजिकल वैज्ञानिक कहते हैं कि उनके अनुसार कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 400 साल तक ये एक छोटा हिमयुग आया जिनमें हिमालय का एक बड़ा सा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। हाँ। और उसमें ये केदारनाथ मंदिर भी है। हाँ, और ये जो बात है ना वो कि मंदिर के दीवारों और पत्थरों पर जो आज भी उसके निशान देखे जा सकते हैं, तो इसलिए ये जो बात है ये प्रमाणित करती है, मतलब उसके प्रमाण हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। हाँ, निर्माण से बल्कि ये भी सुनने में आता कि जीर्णोद्धार करवाया था बल्कि। जी। हाँ, तो इस तरह की बातें हैं। और केवल ये मंदिर ही नहीं है बल्कि इसके आसपास का जो नज़ारा है वो भी जगहें जो हैं वो भी बहुत सुंदर है। वहां भी घूमने जा सकते हैं। जैसे सोन प्रयाग है, 1829 मीटर की ऊंचाई पर यह प्रसिद्ध स्थान है। प्रकृति की प्रचुरता और शानदार बर्फ की चोटियों से घिरा हुआ है। और यहाँ मंदाकिनी नदी जो है बासुकी नदी से मिलती हैं। हाँ। और केदारनाथ से ये जगह लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, और पास में ही है बासुकी ताल झील। केदारनाथ से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर वासुकी ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के दिन इस झील में स्नान किया था, इसलिए इसका नाम वासुकी ताल पड़ा। यहाँ वासुकी ताल से चौखंबा चोटियों के राजसी दृश्य का आनंद लिया जा सकता है, यानी कि चोटियां बर्फ से लदी हुई चोटियां देखी जा सकती हैं। और इस ताल के आसपास ट्रैकिंग का भी आनंद उठाया जा सकता है। हिमालय पर्वतमाला और शांत झील के प्राकृतिक दृश्य यहाँ के लिए मतलब यहाँ आने के लिए मजबूर कर देंगे। बिल्कुल, ये तो नज़ारे बहुत खूबसूरत होते ही हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे और भी जगह भी है देखने लायक। भैरवनाथ मंदिर भी है। तो चले जी। कुछ श्रोताओं ने तो ये भी लिखा है कि हमने 2020 में यात्रा की थी, इसके पहले भी यात्रा की है और भी यादें ताज़ा की हैं। लेकिन भाई अभी भैरवनाथ मंदिर और बाकी सब जगह घूम लेते हैं। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की ही दूरी पर है भैरवनाथ मंदिर। ये एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है और जहाँ से आसपास हिमालय और नीचे की पूरी केदारनाथ घाटी जो है इसकी खूबसूरती देखी जा सकती है। पूरा दृश्य बहुत ही खुशनुमा होता है। भगवान भैरव को भगवान शिव का मुख्य गढ़ माना जाता है, इसलिए यह मंदिर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मंदिर क्षेत्र के संरक्षक के रूप में भी माना जाता है। इसके पास जो है हथियार में त्रिशूल, उनके पास त्रिशूल और क्या है वाटन के रूप में है ना। हाँ, वाहन के रूप में। हाँ, जो उनका वाहन है वो है। तो त्रिशूल और वाहन वहां पर है, तो इस तरह से मंदिर का दर्शन आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और गौरी कुंड जो बहुत महत्वपूर्ण है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है ये मंदिर। और गौरी झील का कहना चाहिए महत्वपूर्ण स्थल है। नीचे बहती हुई वासुकी गंगा की वजह से आसपास का जो नजारा है बेहद हरियाली से भरा रहता है। यहाँ गर्म पानी का एक कुंड था बुआ, जो 2013 के बाढ़ के
बाद जो है अभी भी है कुंड, लेकिन वो बहुत छोटी सी धारा बची है, बदल गया है। जी रुद्र गुफा है जो केदारनाथ, ये गुफा केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है। ये अंडरग्राउंड पत्थर की है जो, और ये एक तरह से कह सकते हैं ना कि यहाँ पर आप जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और केदारनाथ मंदिर, भैरवनाथ मंदिर से इसे देखा भी जा सकता है। बिल्कुल। और ऊखी मठो करके एक जगह है केदारनाथ से 47 जो किलोमीटर दूर स्थित है। जब मौसम के कारण केदारनाथ मंदिर बंद रहता है तो ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा की जाती है और यहाँ से बर्फ से ढकी हुई चोटियों का स्पष्ट दृश्य देखा जा सकता है। बुआ, तो इस तरह की बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं। रुद्रप्रयाग है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो 4 धाम की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं यहीं रुकते हैं, और ये शहर बर्फीले पहाड़ों, नदियों, जगमगाती धाराओं और पन्ना झीलों से घिरा हुआ है। क्या बात और है। यहीं से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है, यानी कि इसको बेस कैंप बना लेते हैं, एक स्थान ऐसा जहां से आप जा के दर्शन करके लौट आइए, घूम कर आइए। इस तरह से यात्रियों के लिए केदारनाथ में विभिन्न दर्शनीय स्थल है। हमारे एक साथी ने थोड़ा सा लिख के भेजा है, काफी और भी नाम लिखे हैं, जहां एक और गांधी सरोवर, चंद्रशिला, बासुकी ताल, गौरीकुंड, शंकराचार्य समाधि, उखी मठ, पंच केदार, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, देवरिया ताल है। तो वहीं दूसरी ओर प्रकृति प्रेमियों के लिए चोपता और सोन प्रयाग भी है। केदारनाथ में कई कुंड हैं जो अपने धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, जिनमें शिव कुंड, रेत कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड और रुधिर कुंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बुआ, इतनी सारी जगह हैं देखने के लिए, तो हम श्रोताओं को बोलेंगे कि जब भी आपको समय मिले तो जरूर जाएं आप घूमने। बुआ जी, जैसे कि हम केदारनाथ की बात कर ही रहे थे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। उन्होंने कहा है कि जैसे अपने साथ सर्दियों के कपड़े लेकर जाएं, बारिश में ना जाएं ना, ऐसी यात्रा के समय अपने पास छाता, रेनकोट जरूर रखें, टॉर्च और उसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी रखें। तो इस तरह की चीजें उन्होंने लिखी है। होटल की एडवांस बुकिंग कर लें और सांस से रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई एक्सरसाइज आप कर लें। हाँ, तो क्योंकि वहां पर दिक्कत होती है, आप इतनी ऊंचाई पर जाते हैं और ठंड भी रहती है, तो भाई जाहिर है कि ख्याल रखेगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं। हाँ, और इन्होंने ये भी देखो अच्छा लिखा है कि मानसून में ना जाएं, और ये भी लिखा है कि गर्म कपड़े बहुत जरूरी लेके जाएं, भले ही आप गर्मियों में जा रहे हो, क्योंकि वहां ठंड रहेगी। बिल्कुल। तो भाई कठिन तो है, यात्रा बहुत कठिन है। इसीलिए तो हमारे एक साथी ने लिखा, जैसे तुमने बताया कि एक ने लिखा था 2020 में गए थे, इन्होंने लिखा 2008 में हुआ है, बड़ा कठिन था, पैदल जाना, फिर टट्टू पर जाना, वास्तव में दूभर था। हेलीकॉप्टर से ऊपर गए और दर्शन किया। अच्छा। और आगे के लिए हाथ जोड़ा, क्षमा याचना कर लिए कि भाई अब नहीं आएंगे, लेकिन हमें लगता है बुलावा आएगा तो ये फिर जाएंगे, और बाकी भी लेंगे, जबकि तो हेलीकॉप्टर से गए थे। खैर, ये बात तो है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महत्वपूर्ण है ये। तो अब तो हम घूम आए, लेकिन और सी भी बातें हैं ना कि कहीं मजाक भारी न पड़ जाए। बिल्कुल, ये तो है ही। और ये भी है कि जब तुम बहुत गंभीर होके बोल रही हो, कभी हुआ क्या कुछ? बुआ, तो ये सारी घटनाएं तो होती रहती है। हमारे श्रोता ने भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। नहीं, मन्नू बहुरिया, उससे पहले हम तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे दें। अच्छा, किस इस बात के लिए कि तुमने जैसे कहा ना कि सीनियर सिटीजन का सम्मान किया ना, तुमने कह दिया कि जिसके मन में जोश है वो युवा है। तो भाई हम भी धन्यवाद देते हैं, और ये बात हमारे साथी ने आंखें खोल दी। उन्होंने खुद धन्यवाद लिखकर भेजा है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद मन्नू बहुरिया को कि हम लोगों को युवा कह दिया। तो ये सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो क्या है ना, बचपन से सुनते आए हैं कि जो मतलब दिल से युवा है, हाँ, वो युवा है। तो भाई अब हम अपने साथी से ये कह देते हैं कि इन्होंने सुनी सुनाई बात कही है, इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। नहीं, तो कह रही है बचपन से सुनते आए हैं। नहीं बुआ, आपको भी देख रहे हैं ना, अब जितने जोश के साथ आप कार्यक्रम से जुड़ी रहती हैं, हाँ, और इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता ही रहता है। तो भाई एक युवा से कम थोड़ी न हुई बात है। भाई हमारे ऐसे बहुत सारे साथी भी हैं ना, देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजते हैं, और मजाक भारी न पड़ जाए, ये बात तो बहुत कह सकते हैं, तो बात मजाक की, लेकिन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर भी है। जी हाँ, है ना? जी हाँ, और इसलिए जब भी आप मजाक करें तो उतना ही करें जितना आप खुद सहन कर सकते हैं। मतलब हाँ, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि होता ये है कि हम मजाक में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, और फिर बाद में हमको लगता है कि अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक बहुत प्यारी सी बात हमारे साथी ने लिखा है, मजाक ऐसा कीजिए कि मजाक करने के बाद मजाक रूपी साबुन से सभी के चेहरे पर हंसी और खुशियों के भरपूर झाग उभर आए, लेकिन ख्याल रहे किसी के दिल को मैला मत करो,
करो, दुख मत पहुंचाओ। क्या बात तो बड़े प्यारे अंदाज में आपने लिखकर भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। और सही बात है कि हंसी मजाक करना वैसे तो जिंदगी का एक अमूल्य क्षण है, इसे जिंदा दिली भी मानते हैं, पर मजाक करते समय इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपकी मजाक किसी के रंग, रूप, शरीर, आर्थिक परिस्थिति पर न हो, क्योंकि जिनको इन सभी चीजों की कमी रहती है उनके मन को बहुत आहत करती है। इससे संबंधों में दरार आती है और कभी कभी तो इसका भयानक परिणाम भी हो सकता है। तो ये बात तो हमारे साथी ने बहुत अच्छी लिखकर भेजी और रिश्ते खराब हो जाते हैं। जी हाँ। पुराने जो ऐसे रिश्ते होते हैं वो इन सब बातों से कभी खराब भी हो सकते हैं, तो हम अच्छे रिश्तों को खो भी सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर आप मजाक कर भी रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है। हाँ। और समय का जरूर ध्यान रखें कि आसपास कैसे लोग हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर दोस्तों के ऑफिस चले गए और वहाँ उनके जो हाँ, मतलब वैसे ही मजाक के जैसे हम घर पे करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। हाँ। तो ऐसा ना करें कि भाई देखें कि स्थान क्या है, समय क्या हुआ है। लाइक समय का मतलब ये है कि आप ये देखें कि कैसी जगह है। बिल्कुल, जगह की बात जैसे है तो अगर वो कार्यालय में है या शिक्षक है, कुछ भी है, तो अगर उनके मतलब जो कनिष्ठ कर्मचारी हैं उनके सामने भी खराब लगेगा। अगर भाई उनके वो खुद बॉस हैं तो अगर आपने मजाक किया तो वो भी उनको हल्के में लेने लगेंगे, और अगर उनके बॉस के सामने वो खड़ा है आपका मित्र तो भी उसे दिक्कत हो जाएगी। तो जाहिर है कि ऐसी जगह पर किस जगह पर क्या बोला जाए ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये भी बात हमेशा ध्यान रखें कि भाई गलत शब्दों का खासकर प्रयोग ना करें मजाक में, और जो भद्दे मजाक होते हैं उस तरह के मजाक आप ना करें, क्योंकि कई बार ऐसे मजाक जो होते हैं वो सामने वाले को ठेस पहुंचती है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि आप वही मजाक करें जितना कि आप खुद सह सकें। कि अगर कहीं आपके साथ किसी ने मजाक किया और अगर आप बुरा मान गए तो फिर आप अगर हल्का फुल्का भी मजाक करेंगे तो इंसान यही कहेगा कि भाई खुद तो कुछ भी बोल लेते हैं और हमने जरा सा बोला तो बुरा लग गया। बिल्कुल, है ना? तो भाई इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा भी है कि वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त बुरा हो तो आपकी मजाक भी गलती लगती है। तो भाई मजाक होता है जिससे किसी को बुरा ना लगे, जिससे किसी का दिल ना दुखे, तो मजाक नहीं होता, ऐसा उन्होंने लिखा है। हाँ, ये बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि हो सकता है कि जब आप सफल हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो आप में उतनी परिपक्वता भी आती है, खुद आप समझदार हो चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बात से हो जाती है कि आपके पास पैसे हैं तो आपकी जो भी बात है वो लोग गंभीरता से लें, ऐसा नहीं है जी। और एक श्रोता है, उन्होंने अपनी याद ताजा की है बुआ, वो लिखते हैं कि मेरी भाभी को सांप को देखते ही डर लगता था। मजाक मजाक में मैंने मेले से खरीद कर लाए गए एक प्लास्टिक के सांप को उनके तकिए के नीचे छुपा कर रख दिया। जैसे ही भाभी बिस्तर झाड़ रही थी, तकिया ठीक करने के क्रम में नकली सांप को देखते ही भागने के क्रम में लड़खड़ा कर गिरने से हाथ उनका टूट गया और इस मजाक में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे, और भाभी से पैर पकड़कर माफी मांगी और तुरंत अस्पताल लेकर गया। हम और भैया गए जहां उनके हाथों में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। तो भाई इस तरह के मजाक ना करें और बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। तो हाँ, इस तरीके का मजाक तो जैसे आमतौर पर कहते हैं ना कि 1 अप्रैल को किया जाता है, तो उसमें इस तरीके की हरकत बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ। लेकिन हाँ, जो छोटे मोटे मजाक होते हैं, बोलचाल की में हम जैसे कर लेते हैं, एक दूसरे की थोड़ी सी खिंचाई कर ली या हंसी मजाक कर लिया, या कोई कुछ भूल गया तो हमने उसका थोड़ा सा मजाक बना लिया, या किसी का कोई बोलने का तरीका है उसको हम एक्ट कर लें या उसका अभिनय करें या कुछ इस तरीके से करें, तो वो जो मजाक होता है वही उसकी एक सीमा होती है। और ये भी देखना होता है कि हम किसके साथ कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जैसे हमारे एक साथी ने लिखा ही था, इसी तरह से बड़े बुजुर्गों के साथ आपके क्या संबंध हैं, उनके सम्मान को बनाकर रखते हुए आप थोड़ा सा हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उनका मन कैसा है, उनका मिजाज कैसा है। उनका मिजाज तो आपको देखना ही है। उसके संग से एक बात और है कि कभी कभी जिस व्यक्ति से आप अक्सर मजाक करते हैं खूब ज्यादा, लेकिन आज उसका मन नहीं अच्छा है तो वो बुरा मान सकता है। तो अगर उसको थोड़ा भी आपको ये एहसास हो रहा है तो उस दिन आप थोड़ा सा किनारा कर लीजिए, और अगर आपने थोड़ा सा कर लिया है हंसी मजाक तो माफी मांग लीजिए कि भाई हो सकता है आज उसका मूड ना हो, है ना। जिंदगी तो हंसने हंसाने के लिए है भाई। हाँ। लेकिन देखो भाई, हमारे एक साथी ने फिर लिखा है कि शुभकामनाएं दी है राष्ट्रीय युवा दिवस की, केदारनाथ घूमने जाएंगे, तो भाई घूम तो चुके। लिखा है मजाक के बाद मजाक ऐसा हो कि सबको अच्छा फील हो, सब दिल से हंस पड़े, किसी को रुलाकर हंसाने का प्रयास ठीक बात नहीं है। निर्दोष और निक्लास हास्य का मजाक कुछ और ही है। 2023 में हम सब ऐसा प्रण लें कि किसी को दर्द में देख हम उसे हंसाएं,
पर, उसके दर्द पर कभी नहीं हंसेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। वाकई ये बात सभी ध्यान रखें और हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मजाक के बहाने हम मन में दबी कुंठाओं को कटु हास्य के जरिए व्यक्त करने की कोशिश ना करें जी। तो भाई ये भी चीजों का ध्यान रखें कि अपनी कुंठाओं को अपने पास रखें, किसी और तरीके से उसे निकालें, किसी का मजाक ना तो कुंठित हो क्यों है ना। इस विषय पर जरूर कभी बात करेंगे। बिल्कुल कुंठा पालें भी ना आप खुद। जिस कारण से आपको खुशी मिलती है आप खुशी तलाशें, खुश रहें और कहीं से भी कोई कुंठित न रहे। तो ये भी प्रयास करें, है ना। आसपास ऐसे लोगों को रखिए और बच्चों के संग खास तौर से रहिए। बच्चे कैसे खुश कर देते हैं ना, बच्चों को देखो एकदम मन खुश हो जाता है क्योंकि उनके मन में कुछ नहीं रहता है ना। तो देखो जैसे क्या होता है, बैंक जाते हैं हम तो पैसा मिलता है क्योंकि वहाँ पैसा है। तो ऐसे बच्चों के पास प्यार है, खुशी है, तो हमें भी प्यार आता है और हमें खुशी मिलती है उनके संग। तो भाई बच्चों के साथ समय बिताएं। और जैसे कि बहुत से श्रोता ने बुआ बातें लिखी हैं कि जब पहला शब्द बोला तो क्या बोला। और बहुत सी हैं, एक श्रोता उन्होंने लिखा है, बहुत लंबी कहानी लिखी है उन्होंने, हालांकि शब्द क्या बोले ये तो याद नहीं, लेकिन बेटे ने सबसे पहले क्या लिखा ये जरूर मुझे अच्छी तरह याद है। जब छोटे बेटे को न्यू ग्रीनफील्ड, मतलब उनका बताया कि वो नर्सरी में उन्होंने कक्षा में दाखिला किया था, तो अगले दिन ही दिनचर्या के बारे में बेटे की स्कूल डायरी में नोट लिखा होता था जिसे टीचर लिखा करती थी। एक समय ऐसा भी आया कि टीचर ने बच्चों से ही लिखने को कहा। अच्छा। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर अगले दिन ही दिनचर्या लिख दी, जिसे पेंसिल से सब बच्चों ने अपनी अपनी डायरी पे लिख लिया। बेटा जब स्कूल से वापस आया तो मैंने डायरी को चेक किया, लिखा था ब्रिंग आइसक्रीम स्पून। तो ये शब्द सबसे पहले लिखे गए बेटे के द्वारा पहले शब्द हैं और उसके बाद मैं हतप्रभ रह गया। बिल्कुल। खैर अगले दिन मैंने बेटे को आइसक्रीम का कप और स्टील की स्पून भेज दी। आइसक्रीम का हाल क्या हुआ होगा ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन मेरा उस वक्त हंसते हंसते हाल बुरा हो गया। जब वापस लौटने पर मासूम बेटे ने कहा, पापा आइसक्रीम खाने वाली लकड़ी से बनी हुई स्पून मंगाई गई थी। और उस दिन उस कक्षा में सभी बच्चे आइसक्रीम लेकर आ गए। जब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो इस बात का खुलासा हुआ। बेटे के लिखे गए शब्द और वो डायरी आज तक संभाल कर रखी हुई है। आज बात याद आती है तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वाकई यादगार बन जाती है, खासकर बच्चों से जुड़ी हुई जो बातें रहती हैं ना बुआ, वो कभी नहीं बुलाए भूलती ना। बच्चों की जो पहली हुंकार होती है, जब वो पहले बोलना नहीं, कुछ भी करते हैं, गों भी करते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। और हर इंसान, अच्छा वो शब्द बड़ा अच्छा रहता है। गों करते हैं तो हर इंसान ये सोचता है कि बस हम ही से बात कर रहा है ना। और अपने मन से मान लेते हैं कि अब ये नाराज हो रहा है, अब ये बहुत खुश है। देखो तुम्हें बुला रहा है, हम अपने मन से सबको खुश कर देते हैं कि अच्छा देखो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें याद कर रहा है। तो हमारी साथी ने लिखा है कि वो दिन याद करो, बच्चे के मुंह से पहली बार माँ सुनने पर जो खुशी मिलती है उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। हमारे बच्चे तो बड़े हुए, इन्होंने लिखा ही है कि पहला शब्द क्या बोला था, लेकिन इन्होंने लिखा पोती का, किसी ने लिखा है कि नवासे से बोला हुआ याद है, अभी पिछले साल बोलने लगा है। वो सबसे पहले ममा और डयाला यानी डैडा बोला, हर्ष हुआ। और अब तो मुझे मेगा आई कहता है। अरे वाह। तो भाई खुशी की बात तो है। अच्छा आमतौर पर ये होता है कि मम्मा मम्मा बच्चे पहले कहते हैं, तो उन सब के लिए भी चीजें बनी हुई हैं। कहते हैं कि अगर बुआ बोले तो पुआ बांटो, है ना। बुआ जी ऐसा भी कहते हैं ना कि बुआ बोले तो बहुत लकी माना जाता है बच्चों को, ऐसा बोला जाता है भाई। अब तो बस वैसे कहते हैं कि पुआ बोले तो, अरे बुआ बोले तो पुआ बांटो, दादी बोले तो गादी बांटो, गादी होती है एक मिठाई, तो कहते हैं ये बांटो। तो इस तरीके से चीजें लोग अपने मन से बना लेते हैं। और भाई खुशी की बात तो होती ही है जब बच्चे बोलते हैं, है ना बुआ जी। लेकिन अधिकतर बच्चों को मैंने सुना है, जैसे हम जानते ही हैं कि पहला शब्द जो होता है माँ, माँ जरूर बोलते हैं बच्चे, क्योंकि माँ एक छोटा शब्द भी है और दिल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ। और माँ शायद बहुत आसान है, इसीलिए जो बच्चों ने पहला शब्द बोला उसे ही माँ मान लिया गया, हमें लगता है ना। भाई देखो ऐसा है ना कि जो हमने पढ़ा था कि माँ सुनने पर जो खुशी मिलती है उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। और इन्होंने ये भी लिखा था कि हमारे बच्चे तो अब बड़े हो गए, याद नहीं कि पहला शब्द क्या बोला था, लेकिन मेरी 7 माह की पोती ने सबसे पहले दादी बोला और उसके मुख से ये शब्द सुनना बहुत सुखद लगता था। बहुत बुलाने पर भी वो माँ नहीं बोलती, दादी ही बोलती। उसके बाद बुआ शब्द बोलने लगी।
तो भाई ये जो माँ सुनना जो है वो सबको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है बुआ कि ऐसा नहीं है कि बच्चा पहला शब्द माँ ही बोले, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पहला शब्द पापा भी बोलता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि पापा जो है, ये जो शब्द जो होते हैं वो बोलने आसान होते हैं, और बच्चों को जो सिखाइए, जो उसके सामने बोलेंगे बार बार, तो जाहिर है कि माँ के पास ज्यादा रहते हैं बच्चे, तो माँ जो है वो यही तो सिखाएगी ना, मम्मा मम्मा बोलो। है? और जो पापा के पास रहेगा बच्चा तो पापा बोलो। कई बार ऐसा भी होता है बुआ कि ये जो शब्द पहले बोलने की पापा बोलेगा कि माँ बोलेगी, इस बात पे ना जो पति पत्नी होते हैं आपस में कई बार झगड़ा भी कर बैठते हैं ना, नहीं वो पापा बोल रहे हैं, पापा पहले बोलेगा ना, वो बोलेगी, मम्मी बोलेगी नहीं वो तो पहले माँ ही बोलेगा जी ना। तो और इस तरह की चीजें भी होती है। और जब अगर बच्चा पापा बोल दिया तो फिर माँ का ना जो दिल है दुख जाता है। तो भाई ये बहुत कह सकते हैं ना कि बड़ा दिल को छूने वाला मामला है, बहुत दिल से जुड़ा हुआ मामला है तो बहुत संवेदनशील मुद्दा। और एक बात और बड़ा संवेदनशील है, और ये बड़ी जो परंपराएं हैं कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, जो हमारे एक साथी ने साझा किया। जैसे तुमने कहा ना कि मामा बुआ बोले तो शुभ होता है, तो ऐसे ही चाचा बोले तो जरूर शुभ होता होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि बाबा बोले तो शुभ, और मामा बोले तो चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच से खीर खिलाना पड़ता है। तो अब निश्चित ये ऐसा होगा, अब भाई इसमें हमारे सब साथी बुरा ना माने, क्योंकि परंपरा ऐसी ही होगी कि मामा ही खिलाए, मतलब मामा ही लेकर आए। तो अक्सर ऐसा भी सुनने में आया कि जैसे कि जिस बच्चे को बहुत सर्दी जुकाम होता है तो कहते हैं उसको चांदी का चंद्रमा पहना दो तो ये ठीक हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो मामा पहनाए। तो भाई जितने लेने वाली चीजें हैं ये ननिहाल पक्ष से क्यों होती हैं? हो सकता है बहुत सारी जगहों पर नहीं होती होंगी, लेकिन जहां तक हमने देखा है तो यही देखा है कि जो भी चीज लाने वाली, खिलाने वाली और चांदी और सोने वाली होती है वो सब इधर मामा पक्ष से होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप भी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे। और ऐसा भी है बुआ, जैसे आपने बोला अभी कि ठंड से बचने, जैसे सर्दी जुकाम की बात, इसके लिए चांदी के जो चंद्रमा है पहनाया जाता है। तो भाई अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है ना, तो बच्चों को खासकर उनका ख्याल रखें कि उन्हें टोपे पहनाएं और मोजे पहना के रखें, और गर्म कपड़े खासकर उन्हें पहना कर रखें बन्नू बहुरिया। लेकिन याद है जैसे तुमने बेटे को जब पहना दिया था तो कितना परेशान हो गया। तो कभी कभी वो ज्यादा ना हो जाए, और हम क्या है, हम पानी में काम करते हैं या घर के बाहर निकल रहे हैं, हमें ठंड लग रही है, तो हम वही पैमाना जो बच्चे के लिए रख देते हैं, जबकि उसको आपने गर्म में उड़ा बिठा के रखा हुआ है। तो भाई थोड़ा सा देख लें कि ऐसा तो नहीं कि अगर वो रो रहा है तो आप उस पर और कंबल डाले जा रहे हैं और रजाई डाले जा रहे हैं। हो सकता है वो चाह रहा हो कि एक आध उतार दो, हटा दो, है ना। तो ऐसा भी इस बात का ख्याल रखें। और ये तो हो गई बहुत छोटे बच्चे की बात, लेकिन अगर घर में थोड़ा बड़ा बच्चा है, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, घर में आपने हीटर जलाया है, बुरसी तापने के लिए लगाया हुआ, या कहीं आग जलाई है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखें कि जो है बच्चा उससे दूर रहे, है ना। जी हाँ, और इन बातों का तो ध्यान रखना ही है। और खासकर हो सके तो बच्चों को बोलते हैं तुलसी का जो पानी होता है वो आप बना के पिला सकते हैं। थोड़ा सा जैसे तुलसी को पानी में उबाल के आप पिला दीजिए तो सर्दी जुकाम के लिए कहते हैं कि अच्छा होता है, बचाव रहेगा। और ऐसे ही गर्माहट के लिए अजवाइन का पानी भी आप दे सकते हैं बच्चों को। जायफल है वो घिस के आप दूध में डाल के दे सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं, यानी कि उसके खान पान का भी ख्याल रखिए ताकि वो अंदर से गर्माहट उसकी बनी रहे, और थोड़ी बहुत अगर हवा लग भी जाए तो वो रोए नहीं, है ना। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही खान पान के लिए अगर ध्यान रखें तो अगर बच्चा जो है माँ का दूध पीता है तो माँ अपने खाने पीने का ख्याल रखे, या माँ खुद बहुत ठंड में न जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खुद उनके खान पान का ख्याल, अगर आपने बहुत ठंडी चीज़ खा ली तासीर वाली तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चों की पसली चलने लगती है, जैसे ना सांस भरने लगती है, तो सरसों का तेल है, कुछ लोग देशी घी का प्रयोग करते हैं। इन सारी चीजों का ही प्रयोग करें, ज्यादा दवाएं ना दें। और वो एक चीज और है, अगर ठंड में आप नहला रहे हैं बच्चों को तो सरसों तेल की मालिश कहाँ नहलाते ही नहीं है। नहीं, अभी जैसा होता है कि क्योंकि ठंड तो रहना ही है ना, तो अगर नहला रहे हैं गर्म पानी से तो सरसों तेल की अच्छे से मालिश कर दीजिए, उसे गर्म करके उसमें हो सके तो लहसुन अजवाइन डाल के थोड़ा सा पका लीजिए। तो क्या है, उनके बदन को थोड़ी गर्मी
गर्मी भी मिलेगी, और कहते हैं कि तेल लगाने से पानी ठहरता नहीं है तो सर्दी भी नहीं लगेगी, फटाक से फिर नहला लीजिए। कहते नहीं है क्या, तुम्हें तो अनुभव है, हम लोगों को अनुभव है। और इसी तरह से मालिश के तुरंत बाद न नहला दें, क्योंकि बदन जो है वो एकदम गर्म रहता है, थोड़ी देर छोड़ दें उनको। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने ये मजाक ही किया था कि नहलाते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत ठंड है नहीं नहलाएंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर बाहर धूल में नहीं जा रहा है तो गंदा नहीं हो रहा है, शरीर से भी कुछ कुछ चीजें निकलती रहती हैं, कुछ रस या कुछ ऐसा, तो खान पान की भी चीजें होती हैं, आसपास का भी वातावरण होता है, तो बच्चे को स्पंज जरूर करें। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो थोड़े तेल वेल लगा के कपड़ा पूरा बदल दें उसका, ठीक से, है ना। बच्चों से जुड़ी भी बातें भी हो गई, उनकी यादें भी ताजा नहीं, ध्यान रखें सब लोग, केवल बातें नहीं करना है। लेकिन वक्त हो चला है श्रोताओं से विदा लेने का, तो आज के लिए बस इतना ही। जी हाँ, बिल्कुल। और सखी सहेली कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ को, और स्वीकार कीजिए नमस्कार।